आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरूपमा का भाग 5, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। नीली मार खाकर जिस तरह निरूपमा से नाराज हुई थी, अनादृत होकर उसी तरह यामिनी बाबू से हुई। वो शारीरिक शक्ति में दीदी या यामिनी बाबू से कम है, पर बदला चुकाने की शक्ति में नहीं। जिस समय चमार के रूप से कुमार गया था और उससे उत्तरोत्तर बढ़ते परिचय से लोगों में आश्चर्य और श्रद्धा बढ़ रही थी, उस समय बिना व्यक्तित्व और बिना विशेषता की समझी गई नीली भी एक बगल खड़ी हुई सब कुछ देख सुन रही थी। उसे अपने प्रति होने वाली अवज्ञा की परवाह न थी। कारण उसने निश्चय कर लिया था कि ऊंचाई, शक्ति और विद्या जैसी कुछ ही बातों में वो दूसरों से छोटी है। जब वो उनकी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी तब वैसी हो जाएगी। यों दूसरों की तरह वो भी सब बातें समझ लेती है। कुमार के चले जाने के बाद देर तक उसके संबंध में बातें होती रही। वो सब समझी। वहां कई और बंगाली युवक थे। उन लोगों ने कुमार के विद्वान होने पर भी जूता पॉलिश करने का पेशा इख्तियार करने की तारीफें की। पहले देर तक बहस हो चुकी थी कि देश गिरा हुआ है, गुलामों की कोई जाति नहीं। फिर भी जातीय ऊंचाई का अभिमान लोगों की नस नस में भरा हुआ है। इससे मानसिक और चारित्रिक पतन होता है। हम लोगों के एक दूसरे से न मिल सकने, इस तरह जोरदार न हो पाने का ये मुख्य कारण है। इतने बड़े विद्वान का निसंकोच भाव से ये कार्य इख्तियार करना महत्व रखता है। इससे लोगों की आंखें खुलेंगी, उन्हें ठीक ठीक मार्ग सूझेगा। यों यूरोप विद्यार्थी जाते ही रहते हैं, या तो वहां बिगड़ जाते हैं या मेम लेकर, नहीं तो पदवी के साथ काले रंग के गोरे होकर आते हैं, अपनी संस्कृति के पक्के दुश्मन बनकर। यूरोप की चारित्रिक शिक्षा यही है जो इसमें देखने को मिली कि गर्व का नाम नहीं, अपने काम से काम, हृदय से इस काम को छोटा नहीं समझता। बड़ी देर तक सोचते रहकर यामिनी बाबू ने कहा, परिस्थिति मजबूर करती है, तब बुरे भले का ज्ञान नहीं रहता। जो काम सामने आता है इंसान इख्तियार करता है, क्योंकि पेट वाली मार सबसे बड़ी मार है। दीवान खाने में बैठी हुई निरूपमा सुन रही थी। यामिनी बाबू के विकृत स्वर से मुंह बनाकर उठकर ऊपर चली गई, हृदय से दूसरे युवकों की आलोचना का समर्थन करती हुई। नीली बातें भी सुन रही थी और बातें करने वालों का बोलते वक्त मुंह भी देख रही थी। कुमार के लिए नीली के भी मन में सहानुभूति पैदा हुई। उस आलोचना के फलस्वरूप उसने निश्चय कर लिया कि ये अच्छा आदमी है और हर एक शंका का समाधान इससे निस्संदेह होकर किया जा सकता है। कभी कभी वो होटल जाया करती थी। मैनेजर उससे स्नेह करते थे। दोपहर के भोजन के बाद जब घर वाले आराम करने लगे, होटल चलकर कुमार से स्नेह प्राप्त करने के लिए नीली चंचल हो उठी। मिलने की कल्पना से हृदय में बाल चापल्य पैदा हुआ, जिससे उसे एक प्रकार का सुखानुभव होता रहा। इधर उधर देखकर घर के लोगों की आंख बचा त्वरित पद होटल आई। ठीक सामने मैनेजर का कमरा था। एक दृष्टि से मैनेजर को देखा। मैनेजर के मुख पर कुछ ऐसी गंभीरता थी कि नीली की सस्नेह आलाप वाली इच्छा दब गई। उसे कुछ भय सा लगने लगा। तब तक होटल का नौकर रामचरण आया और बोला, बाबू, अभी नहीं तनख्वाह देना चाहते तो 10 दिन बाद दीजिए, मैं अपने भाई के पास जाता हूं। पर कुमार बाबू के बासन अब हम नहीं छू सकते, हमें रोटी पड़ जाएगी। कहकर चलने लगा। इसका साफ मतलब नीली समझ गई। एक कुर्सी पर बैठ गई और उसी तरह कभी मैनेजर साहब और कभी नौकर का मुंह देखने लगी। डांट कर मैनेजर साहब ने रामचरण को बुलाया।
फिर ऊपर नारायण बाबू और जगदीश बाबू को बुला लाने के लिए कहा। ये होटल नाम में जितना भड़कीला है, भोजन में उतना सुघर और प्रचुराशय नहीं। नाम के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, वैष्णव भोजन। होटल में जो कहार है वे भोजन से भी बढ़कर वैष्णव हैं, यानी आचार शास्त्र का यथा नियम पालन करने वाले। उन्हें तरक्की की भी प्रचुर आशा है, क्योंकि भगवान दीन अहिर अब ठाकुर बन गया है और किसी का छुआ भोजन नहीं करता। उनके मनोभाव की यहाँ पुष्टि होती है। यहाँ ज्यादातर दफ्तरों के वे बाबू रहते हैं जो सरकार को कलयुग की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली प्रधान शक्ति मानते हैं और उसकी या उसके रंग से रंगी अन्य ऑफिसों की नौकरी आर्थिक विवशता के कारण करते हैं। पर वे हृदय से पूर्ण रूप से प्राचीन सनातन धर्म के रक्षक हैं। उनके विचार में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत का पूरा चित्र इस समय भारत में देख पड़ता है। और श्री भगवान के अवतार में अब क्यों देर हो रही है, ये उनकी समझ में नहीं आता। नारायण बाबू और जगदीश बाबू को रामचरण बुला लाया। इतवार को भी आराम नहीं मिल रहा। वे नासिका कुंचित किए हुए सोचते से आकर कुर्सी पर बैठ गए। मैनेजर साहब ने कहा, तो क्या कुमार बाबू को जाने के लिए कह दूं? ये हम कैसे कहें? नारायण बाबू ने कहा, पर यह जरूर है कि उनके रहने पर हम होटल छोड़ देंगे। जगदीश बाबू ने कहा, ये इंग्लिस्तान नहीं, जैसा देश वैसा भेष। यहां तो इस तरह चमारों में ही रहा जा सकता है। भाई, हमें सोना है, हम तो जाते हैं। कुमार बाबू को बुला ला। मैनेजर साहब ने रामचरण को आज्ञा दी। कुमार बगल में था, बातें सुन चुका था, पहले की और इस समय की। कहा कि बाकी किराए का बिल चुकाकर वो शाम को चला जाएगा। इस समय उसे मैनेजर साहब की बात सुनने की फुर्सत नहीं। कुमार की आवाज मैनेजर साहब के पास तक पहुंची। नीली खुश होकर उठी। आवाज में खुश कर देने की वैसे ही लापरवाही थी। भीतर से कमरे में न जाकर बाहर के बरामदे में टहलने लगी। बाहर से भी भीतर जाने का दरवाजा है, पर बिना परिचय के जाए कैसे? मैनेजर से पूछताछ कर कोई सूरत निकालती, पर उसकी जगह न रही। मैनेजर कैसा आदमी है इसे अक्ल नहीं, होटल वाले गधे हैं। नीली बरामदे में टहलती रही, कुमार के झरोखे के पास इच्छापूर्वक धीरे धीरे कि वो टोके, स्नेह करे, तब बातचीत हो। उसे कुमार जैसा आदमी पसंद है। होटल वालों को मालूम नहीं कैसे आदमी से प्यार और कैसे से घृणा करनी चाहिए। जब कुमार ने नीली को गिन गिन कर पैर रखते देखा, तब समझ गया कि सामने वाले घर की लड़की है। वो उसके घर गया था, इसलिए उसे समझा देना चाहती है कि वो भी आई हुई है और उसके प्रति उसकी सहानुभूति है। बंगला में कुमार ने आवाज दी, क्यों? नीली खुश होकर आगे बढ़ गई। वहां से उसका मुंह न देख पड़ता था। उठकर कुमार ने दरवाजा खोला। देखा। देख कर लजाकर नीली दूसरी तरफ देखने लगी। टोकने से लड़कियां अक्सर भग जाती हैं। नीली भगी नहीं। कुमार की इच्छा हुई उसे बुलाकर बैठाए और उससे बातें करे। इधर दोपहर भर धर्म और नीति की बहस सुनते सुनते परेशान हो रहा था। कहा, एक तस्वीर मेरे पास है, बहुत अच्छी है, आओ तुम्हें दूं। एक दफा सारी देह हिलाकर नीली ने नहीं नहीं की, फिर धीरे धीरे कमरे में गई। कुमार बंगला बोला। वो साफ बंगला बोल सकता है। ये एक नया आविष्कार नीली ने किया, और पहले उसके मन में जितना सामीप्य कुमार का था, अब और हो गया। बड़े आदर से कुमार ने कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, फिर अंग्रेजी मैगजीन से एक तस्वीर फाड़ कर दी। नीली तस्वीर देखती हुई खुश होकर कुमार से बोली, आप तो हिंदुस्तानी हैं। नीली की साफ हिंदी कुमार को बड़ी अच्छी लगी। पूछा, और तुम? बंगाली। नीली गंभीर हो गई, फिर तस्वीर देखने लगी। हम हिंदुस्तानियों से बड़े हैं, ये भाव इस जरा सी लड़की में भी बद्धमूल है। कुमार ने सोचा, फिर हंसकर पूछा, तुम कहाँ पैदा हुई? अपना मकान दिखाकर नीली बोली, वहां। तो वो बंगला है, तब तो तुम भी हिंदुस्तानी हो। नीली ने लजाकर सर हिलाया। कुमार बंगला में बोला, हम बंगाली हैं, तुम हिंदुस्तानी हो। नीली बंगला में बोली, आप हिंदुस्तानी हैं, मैं जानती हूं। मेरी जन्मभूमि कलकत्ता है, फिर मैं हिंदुस्तानी कैसे हूं? तुम कहाँ रहते हो? ढाका। कुमार जोर से हंसा और बंगला का
पूर्व बंग वालों पर मजाक बनाया एक पद्य कहा। पद्य बहुत मशहूर है। नीली भी जानती थी, चूंकि वो पूर्व बंग की थी, इसलिए उसका उत्तर भी उसने रट रखा था, जो पूर्व बंग वालों का बनाया हुआ था। सुना दिया। फिर बोली, दीदी कलकत्ते की है। कुमार ने नीली के मकान में जूते पॉलिश करने के लिए जाकर भी निरुपमा को देखा था। समझ गया, पर उस पर कोई बातचीत न की। कहा, तुम लोग ढाके के बंगाली बनो, इससे तो बेहतर है कि लखनऊ के हिंदुस्तानी रहो। बंगाली हम हैं। कुमार के गर्व के स्वर पर अवज्ञापूर्ण ध्वनि करके नीली ने कहा, आप तो रामपुर में रहते हैं, रामपुर दीदी की जमींदारी है। कुमार खूब खुलकर हंसा। कहा, तुम्हारी दीदी तो बहुत बड़ी जमींदार है। 3 घर का गांव है और कुल 9 खेत, बाकी सब ऊसर। और भी तो गांव है। नीली कुमार को एकटक देखती हुई बोली, तुम्हारी दीदी बहुत बड़ी जमींदार है। शादी हो जाएगी तब जमींदारी रखी रहेगी, तब तुम जमींदार होगी। नहीं, आप समझे। कहा तो दीदी कलकत्ते की हैं, हम ढाका के। हाँ हाँ, गलती हो गई। तुम्हारी दीदी कलकत्ते से यहां कैसे आकर जमींदार बन गई? आपके गांव के कौन जमींदार हैं? वे तो रामलोचन बाबू हैं। हैं नहीं, थे। उनका देहांत हो गया, 3 साल हुए। अब दीदी जमींदार हैं। काम सब दादा करते हैं। नीली मन ही मन सोच रही थी, दीदी इन्हें प्यार करती हैं, ये भी दीदी को प्यार करें तो तुम्हारी दीदी की जिससे शादी होगी वो तो रातों रात मालदार हो जाएगा। हाँ, कहकर नीली खिलखिला दी। कहा, यामिनी बाबू से होगी। यामिनी बाबू का नाम कुमार को याद था। पूछा, कौन है यामिनी बाबू? वो जो यूनिवर्सिटी में अभी लेक्चरर हुए हैं। कुमार चुप हो गया, फिर जल्दी ही स्वस्थ होकर पूछा, तुम्हारा नाम? श्री नीलिमा देवी। कहने के सभ्य ढंग पर कुमार हंसा। फिर पूछा, और हमारे गांव की जमींदार तुम्हारी दीदी का नाम? नीली मुस्कुराकर बोली, श्री निरुपमा देवी। कुमार कुछ सोचता हुआ सा उठा। कमरे के बाहर होटल की घड़ी लगी हुई थी, देखने के लिए लौटा तो नीली ने पूछा, अच्छा, 1 ग्राउंड की घास 2 घोड़े 2 दिन में चरते हैं, तो 1 घोड़ा कितने दिन में चरेगा? 4 दिन में। क्यों, मेरा इम्तिहान हो रहा है? नहीं, आप तो आज चले जाएंगे। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आप जब कह रहे थे तब मैं वहां बैठी थी। अब कहाँ जाएंगे? कुछ ठीक नहीं, तुम्हारी दीदी की इतनी जमींदारी है, कहीं जगह दिला दो। नीली उठी और तस्वीर लिए दौड़ती हुई जैसे कुछ लक्ष्य कर घर चली गई। दीदी के कमरे में जाकर देखा, वो अंग्रेजी का एक उपन्यास पढ़ रही थी। नीली को अपनी गलती मालूम होते ही दीदी के प्रति हुआ वैमनस्य दूर हो गया। बगल में बैठकर बोली, कुमार बाबू ने मोची का काम किया है, इसलिए होटल वाले उन्हें होटल में नहीं रख रहे। वो आज कहीं चले जाएंगे। बड़ी अच्छी बंगला बोलते हैं। निरुपमा सचिंत आंखों से सोचती रही। किताब एक बगल रखी रही। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास निरुपमा का भाग 5, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।